हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ गुनाहों का देवता, जिसे लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। पिछले भाग में आपने देखा था कि बिनती, बुआ जी और डॉक्टर साहब तीनों गांव चले जाते हैं क्योंकि बिनती की शादी है। उसके बाद जब चंदर लौट कर आता है तो तीनों उसको घर पर ही मिलते हैं। चंदर समझ जाता है कुछ अमंगल जरूर हुआ है। बुआ जी बिनती को कलंकिनी और बुरा भला बहुत सुना रही थी। उसके आगे, चुप रहो, अब रोए रोए के काहे जीव हलकान करत हो। गुणवंती बिटिया बाय हजारन आय के बिटिया के लिए घोड़े गिरी हैं, अपना एकांत होई के बैठो। महाराजन ने पोड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई है महाराजन? चंदर ने पूछा। महाराजन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्हें ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिनती को उठवा लिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। तीनों भावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, सहसा बुआ आंसू पोंछकर गरज उठी। इन्हें का हुई गवा रहा, इनकी मती मारी गई। गुस्से में आय के बिनती को उठवाए लेहिन। अब हम एत्ती बड़ी बिटिया ले जाके कहाँ जाई? अब हमरी बिरादरी में कौन पूछिए का? एत्ता पढ़ लिख के इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दबके चले जाही। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते बुआ? तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया, जेके भाग में लंगड़ा लूला बदा होई, ओका ओही मिली। लड़कियन को निवाह करे चाही कि सकल देके चाही। अबहित ब्याह के बाद कोनों के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली की हांडी चाटे। हम रहे तो लोग जब बिनती 3 बरस की हुई होगी तब उनकी सकल उजेले में देखा रहा होगा। जैसा भाग में रहा तैसा होता। चंद्र ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिनती को पढ़हुए, ब्याह न करवे, रही सही इज्जत वो भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वे फिर रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई, कुलबोरनी कुलच्छिनी अभागिन। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखें आग से भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी, न मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कह देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंदर ने ताज्जुब से बिनती की ओर देखा। वह वही बिनती है जो माँ जी का जरा जरा सी बात से लिपटकर रोया करती थी। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली। अब बहुत जवान चले लगी। कौन है तोर जे बल के ई पर दिखावत है? हम काट के धर देवे तो के बताई देत हैं। मुंह झांसी ऐसी न होती तो काहे ई दिन हम देखे पड़ते। उन्हें तो खाए गई, हमू का खाए ले। अपना मुंह पीटकर बुआ बोली। तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। यह वही बिनती पागल हो गई है। अपनी माँ को क्या कह रही है? छी, बिनती पागल हो गई है क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या है यह सब? तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? बिनती, यह क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और आकर बोली। मामा जी, मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा बेटी, अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे के बोलबो, हम तो मर जाई तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई और इस तरह झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी। अब
हम तुम लोगन की शकल न देखवे, हम मर जाई तो चाहे बिनती को पढ़ायो या नचायो गवायो, हम अपनी आंख से न देखवे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था, महज एक अमंगल छाया की तरह। कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर देता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराज के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात भी कुछ नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लें। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो दोनों चाय पी रहे थे। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर यह पास बुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहाँपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक वह चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊं, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए कहा, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता हूँ, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इसी महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह इतनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ देखकर। और विनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट कर फेंक देना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया है। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो सब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं विनती की शादी दूसरी बिरादरी में करा दूंगा। विनती, जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो, पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, यह 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने गले से लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपना ने होत कोई, अपनी लड़की को ब्याह दियो, हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें स्टेशन पहुंचाने तक गए। विनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था, लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया था और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिनती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर आया और उसने रेडियो खोल दिया।
बिनती एक तस्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने तक बात नहीं बोली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर। बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आखिर नारी का एक स्वाभिमान है। उन्होंने मुझे माँ बचपन से कुचलती रही। मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना, तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए। फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान की भी कोई चीज़ है। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की भी जरूरत तो नहीं है, कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह यह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार कर ले। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर नृशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में विनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। विनती को उदास मौन देखकर, लेकिन विनती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था। वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थीं, जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थीं और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थीं और पम्मी पर सातों रंग की छायाएं खेल रही थीं। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंद्र ने पीछे से जाकर अपनी आंखें बंद कर लीं और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार उंगलियों से चंद्र के हाथों को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली। पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेर कर चंद्र को देखने लगी। चंद्र ने देखा, वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया था और उसके बालों से खेलने लगी। चंद्र थोड़ी देर चुप लेटा रहा। फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं न जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मासलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मांसल बंधन में ही आकर बुझ जाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। शी चंदर के होठों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों में अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेटा रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थीं और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती थीं। माला खोल ली और उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफन कर छलक पड़ी। चंदर को लगा कि उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे हैं और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारे की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ी रही। तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़ों में हो गया था और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया।
चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी का दीप शिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसे मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, इतना नशा। ठाएं, सहसा बाहर बंदूक की आवाज हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहुपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदन ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने भी अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद में एक ओर लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसके नशे में चूर पलकें चूम ली। ठाएं, बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंदर घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नशीली आवाज में पम्मी ने कहा और उसे फिर खींचकर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेटकर उसका माथा चूम लिया। ठाएं, फिर से तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजरे के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घाव से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा है। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में से बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना। और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं की। मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला, बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रूमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रूमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पहुंचने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रूमाल दे दो। और चंदर का रूमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और फिर उस पर रूमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जैनी दोनों को दिखाकर कहा था कि मैं जैनी से नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूंगा, और तोते से प्यार करता हूँ, इसे मार डालूंगा। कहा था या नहीं? कहो। हाँ हाँ, चंदर कहा था। चंदर बोला, लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब तुमने पूछा। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसीलिए मार डाला। तुम पूछोगे कि इसे क्यों मर जाना चाहिए था, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो यह उसका अन्याय है। वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की जिंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेहयाई है। मैंने इसे यह सत्य दिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य है, मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोंट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, उह, अब तुम जल्दी ही पूरे हो जाओगे, चंदर ने कहा और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, मैंने यहाँ उसे गाड़ दिया है, यह उसकी समाधि है, और देखो, आते जाते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है, समझ लो, वह 100% सेंट पैरट हो गया है। संत शुकदेव। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ गया। सुनो कपूर,
फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर तुम जानते हो कि नहीं, पहले मैं एक असाधारण आदमी था। अब भी हो? चंदर हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊं। वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता चलता है, और जब किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा, असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? बल्टी, तुम तो दर्शन की भाषा बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, जैनी को स्वीकार कर लिया है। चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों न हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है तो अपना निषेध कर दे, लेकिन अब साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है, आज मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सेहरा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थीं। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से ले खेल कर वह बाहर आ रहा था। वह पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था, और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसे उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। विनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था, वह भी शांत हो गया। विनती ने आकर खाना रखा। चंदर ने बहुत हंसते हुए कहा, बड़े मीठे स्वर में कहा, विनती आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदर ने बहुत दिन के स्नेह के स्वर में कहा, और विनती की पीठ में एक घूसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे, ले खा ले पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। विनती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह से उसके मन के रस को जगा दे तो फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने जब वह यहाँ आई थी तभी उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसीलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई थी। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसी उसकी भौहों पर रखा रहता था। आज चंदर ने उससे इतने दुलार से बुलाया तो लगा वह न जाने कितने दिनों का भुला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती। यह वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक और बनाकर विनती के मुंह में दे दिया। विनती ने खा लिया। चंदर ने विनती की बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का, इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। हूँ, विनती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्ज़ाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफ़ी बढ़ गया था। खाना पक चुकने के बाद विनती शॉल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छीलकर आधे दाने खुद खा लिए, आधे विनती के मुंह में दे दिए। विनती ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। विनती उसी के पलंग पर पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें, इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी, तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? विनती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिराने बैठी हुई विनती हल्का बादामी शॉल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते, आंखों में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने विनती को खींचकर कुछ हिचकती हुई विनती के माथे पर अपने होठ रख दिए। विनती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूं।
चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। विनिति कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, विनिति की बात दूसरी। विनिति के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। विनिति आई और उसके कफ में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहें, मानोगे क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, वह तुम्हें बिगाड़ती है। यह बात गलत है विनती, तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, यह नहीं, उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी, किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए हो। पहले मैं भी यही सोचता था विनती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है तो क्या इसी से वो निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत। यह तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है विनती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष की खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो यह तो हमारी एक कविता तो मई भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरी के जीवन में प्यार आया तो उसने चुम्बन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां जगा दी। एक बोली, देवता मेरे, मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी शीप से खांसी लहराकर बोली, दुनिया कुछ भी कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है, मैं तो बेकाबू हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन के पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल होते हुए जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कैसा नशा पिला दिया है तुमने, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों में मेरे गरम गुलाबी होठ समेट लो ना। विनती बताओ, क्यों पहली की भावना ठीक है और दूसरी की प्यास गलत? विनती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है वो फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग दिया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है विनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगे कि सुधा ने मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितने दिन टिकी? और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज की ही घटना लो, तुम यह तो मानोगे कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर उसकी बात जाने दो, बिनती बोली। नहीं, बात आ गई है तो मैं साफ कहता हूँ, आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो? पम्मी ने आज अपने बहुपाश में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं यहाँ फिर पिचाश नहीं आदमी हूँ। यह वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ले जाती है? विनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं विनती? क्या? बहुत अजीब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी तक मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोले, और मैं जानता हूँ यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। विनती थोड़ी देर तक अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर शॉल के छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम न जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व तो उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सब से ज़्यादा तुम्हारी महान प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन के लिए ज़रा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो न जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई है, तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदर ने अपने हाथ से विनती का मुंह बंद करते हुए कहा,
सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है जिंदगी की, जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फायदा। अच्छा अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर विनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी जिंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता विनती, चंदर बोला, और जो कहो वह मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। विनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। विनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आ जाती है। पम्मी से उसे जो कुछ भी मिला वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो विनती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी। उसके बाद विनती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो विनती को भी ले जाता था। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों को दावत दी। विनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता से और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। विनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहाँपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। विनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। विनती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब वैसी ही हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझी। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों विनती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदन को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंद्र के दिन अच्छी तरह बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि अब पम्मी की निगाहों के बादल और स्पर्शों के फूलों के जादू की भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर दिया है। ये होठ कभी अलग नहीं होंगे। यह बाहुपाश इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहरती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम, दिन भर लू चलकर अब थक गई थी। चंद्र दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूल भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंद्र सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर के बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ 2 एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चलाया जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फटाफट फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास जुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेले वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दा नसी औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दा नसीन यहाँ आ सकती है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फाल सही रंग की चुन्नी ओढ़ी थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और सीधे वह अंदर चल दी।
चंदर को बड़ा अचरज हुआ। यह कौन हो सकती है, इतनी बेतकल्लुफ़ी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, पर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर देखकर खाली लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आ गया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंताएं की रेखा थी। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। बड़े बड़े आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी हैं और हंसने में भी अशक्त हैं। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता था कि देखने से ही वह लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और फिर फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, ससुराल में है। आप और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में हैं, वह उन्हीं के पास पढ़ रही हैं। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसका कर कहा। दोस्तों, कहानी का ये भाग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में आगे। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में बताइए अब आगे आपको कौन सी कहानी सुननी है। धन्यवाद।